सभी का पुनः स्वागत करती हूँ मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों का सबसे पहले। और हमारे बीच में इस समय उपस्थित है आदरणीय राकेश जुगरान सर। और सर जो है शिक्षा विभाग के एक उच्च और जिम्मेदार पद से डाइट प्राचार्य देहरादून से सर रिटायर हुए। और हमेशा ही शिक्षा के लिए सर जो है वो पूरे मनोबल के साथ हमारे साथ खड़े रहते हैं, एक जिम्मेदारी के साथ में। और आज का जो हमारा वक्तव्य है वो भी जिम्मेदारियों से जुड़ा है। और आज का जो विषय है बच्चों, मूल्य और जिम्मेदार नागरिकता। इस पे हम लोग बात कर रहे होंगे। विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की अगर हम बात करें तो मूल्य की शिक्षा या मॉरल वैल्यूज, और उसके तहत हम जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके और जिस भी स्तर पे हम हैं वहां हम एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वहन कर सके। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद के साथ में बच्चे कितने जिम्मेदार हैं, मैंने इन 3-4 दिन में देखा कि एक मिनट भी इधर से उधर नहीं हुआ बच्चों का। और 12:15 होने से पहले आप सब बैठ गए। बेटा एक बार हाथ खड़ा करिए। और मैं यहाँ से धन्यवाद आप सभी का कर रही हूँ कि आप लोग इतनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे बैठे, तो इसके लिए बेटा आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। गत दिवसों में भी मैंने देखा सर, इन्होंने पूरे अच्छे से प्रश्न उत्तर करे और चीजों को समझने की कोशिश करी है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आज का जो एक, बल्कि एक कार्यक्रम के अंतर्गत ही कहना से बेहतर है कि हमारे मूल्य और हमारी जिम्मेदारी ही हमें रोज सुबह उठाती है, चाहे वो हम विद्यार्थी हों या हम अपने कार्य क्षेत्र में हों या हम अन्यत्र हों। तो हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ और वो मूल्य या वो आदर्श जिनका हम पालन करते हैं और अपने पथ पर अग्रसर होते हैं। तो प्यारे बच्चों का बहुत धन्यवाद। और मैं फिर एक बार निवेदन करूंगी कि आपको जो भी चीज समझनी है मूल्यों से, जिम्मेदारी से लेके या अन्य मसलों पर, तो आप बेहिचक होके सर से बात करेंगे और आपको खुद बातचीत करके ये लगेगा कि आपका जो इनके विषय में एक समझ है वो स्पष्ट होती चली जाएगी। तो मैं ये सेशन आदरणीय जुगरान सर के हवाले करती हूँ कि सर आए और अपना वक्तव्य यहाँ पे जारी करें। प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन जरूर करें और खूब सारी बातचीत उद्देश्यपूर्ण हमारी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों आपका स्वागत है आज की इस वार्ता में, इस बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद उषा कटियार मैम का कि उन्होंने मेरा परिचय दिया और आप लोगों से मिलने का अवसर मुझे प्रदान किया। उस छोर पर बैठे हुए जितने भी छात्र छात्राएं हैं और अन्य श्रोता हैं, मैं आप सबका आज की इस वार्ता में स्वागत करता हूं। जैसा मैम ने मेरा परिचय दिया, मैं राकेश जुगरान हूं और इससे पूर्व मैं विद्यालयी शिक्षा में बहुत लंबे समय तक कार्यरत रहा और प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के पद से 2024 जून में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं। एससीईआरटी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आप बच्चों से वार्ता करने के लिए बुलाया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मुझे अच्छा लगेगा आज बच्चों से बात करके। तो देखिए, आपके स्तरानुरूप बात करने की कोशिश करूंगा। तो आज का जैसे विषय बताया बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, मूल्य और जागरूक नागरिकता। तो यूं तो ये दोनों जो विषय हैं, मूल्य और जागरूक नागरिकता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक मूल्यवान या मूल्यों को समझने वाला जो व्यक्ति है वो निश्चित रूप से जागरूक नागरिक ही होगा। तो दो अलग अलग चीजों को पहले स्पष्ट कर दूं।
एक है मूल्य, जिनको अंग्रेजी में वैल्यूज कहा जाता है, और दूसरा है जिम्मेदार नागरिक। तो पहले मूल्य क्या है? आपके 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 दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि मूल्य क्या है। अभी तक सामान्य तौर पे हम मूल्य ये जानते हैं कि अगर हम मार्केट में, बाजार में जाते हैं तो किसी चीज को जब हम खरीदते हैं तो हम उसका कोई मूल्य होता है। तो एक मूल्य तो वो भी मूल्य है, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो खरीद फरोख्त की जो चीजें होती हैं उनका, किसी भी वस्तु का अपना एक मूल्य होता है। तो वैसे ही व्यक्ति के क्या मूल्य हैं? एक व्यक्ति के मूल्य क्या हो सकते हैं? जीवन जीने का जो तरीका है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी निर्णय लेने की क्षमता है, उसको कौन निर्देशित करता है? हमारे निर्णय किस आधार पर निश्चित होते हैं? तो ऐसे सभी मूलभूत आदर्श, सिद्धांत, मान्यताएं और विश्वास जो हमारी व्यक्तिगत और समाज के व्यवहार को, निर्णय लेने को और जीवन जीने के तरीके को निर्देशित करते हैं, वो सब मूल्य कहलाते हैं। जैसे मैं मूल्य को और अच्छी तरह से समझने की अगर हम बात करें तो मूल्य ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या वांछनीय है और क्या अवांछनीय है। तो अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत आप मूल्य के बारे में समझ गए होंगे। मूल्य एक अच्छा जीवन जीने का तरीका है। मूल्य हमको ये निर्देशित करता है कि हमारे निर्णय, हमारा व्यवहार किस तरह का होगा। अब आप कहेंगे कि भाई आखिर वो क्या चीजें हैं, मूल्य क्या चीज हैं और वो कितनी तरह के हैं। तो देखिए, मूल्य जो है व्यक्तिगत भी होते हैं और सामाजिक भी होते हैं, सामुदायिक भी होते हैं। जैसे बच्चों, आप लोग एक तो आप व्यक्तिगत तौर पर भी एक पर्सन की तरह आप अपने जीवन को जीते हैं एज एन इंडिविजुअल, है ना। आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, आपका एक नाम है, आपका एक व्यक्तित्व है। दूसरा, आप एक छात्र हैं, छात्रा है, वो विद्यालय परिवार है। आप 5-6 घंटे जो समय होता है, 6-7 घंटे का, वो विद्यालय में व्यतीत करते हैं। वहां आपकी भूमिका एक छात्र और छात्रा के तौर पर होती है। और एक समाज है, यानी कि एक परिवार है, जिसमें आप एक पुत्र की तौर पर, एक पुत्री के तौर पर, एक परिवार के सदस्य के तौर पर हैं। और दूसरा एक गांव है, एक मोहल्ला है, एक कॉलोनी है, जिसमें आप एक समाज के, तब आपके मूल्य जो है विद्यालय परिवार के जो तौर तरीके हैं, जो उसकी नियमावली है, उसके अनुसार निश्चित होते हैं। और तीसरा है, आप जिस समाज से आते हैं, जो आपका घर है, जो आपका परिवार है, जो आपका मोहल्ला है, जो आपका गांव है, वहां की अपने तौर तरीके हैं, वहां की अपनी परंपराएं हैं, वहां की अपनी संस्कृति है। वो मूल्य जो है उस समाज के मूल्य कहलाते हैं। तो 3 तरह के मूल्यों की हम बात कर सकते हैं। एक व्यक्तिगत तौर के मूल्य, जिसमें कि आपके ईमानदारी हो गई, है ना, सहानुभूति हो गई, करुणा हो गई। ये सारे मूल्य ऐसे हैं जो व्यक्तिगत तौर पर आपसे अपेक्षित किए जाते हैं। आप ईमानदार हो, आप एक दूसरे से सहानुभूति रखें, आपके मन में दया और करुणा का भाव है। ये सारे मूल्य व्यक्तिगत तौर पर हमें आगे बढ़ने में मदद देते हैं। दूसरा, रिश्ता और पारिवारिक आपके क्या मूल्य हैं। तो आपसी रिश्तों को आप किस तरह से निर्वहन करते हैं, उसका सामंजस्य आप किस तरह से बिठाते हैं। परिवार में आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके माता हैं, आपके पिता हैं, आपके और बुजुर्ग दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी के साथ भी हमारे संबंध होते हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारे बड़े भाई बहन हैं। तो पारिवारिक रिश्तों का जो संबंध है, वहां हम किस तरह से सामंजस्य स्थापित करते हैं।
परिवार की जो एक आदर्श संहिता है, एक आचार संहिता है, वो हम किस तरह से पालन करते हैं, वो हमारी पारिवारिक, उसमें आत्मीयता है, उसमें प्रेम है, उसमें वफादारी है एक दूसरे के प्रति, ये हमारे पारिवारिक जो है मूल्य हो जाते हैं। तीसरा, कार्य क्षेत्र में जो मैंने कहा, आपका कार्य क्षेत्र एक स्टूडेंट के तौर पर, अभी जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप किसी व्यवसाय में चले जाएंगे, तो वो कार्य क्षेत्र अलग हो जाएगा, वो आपके जॉब का क्षेत्र हो जाएगा कार्य क्षेत्र। लेकिन अभी आप चूंकि स्टूडेंट हैं, आप विद्यालय में अध्ययनरत हैं, तो जो विद्यालय है वो आपका कार्य क्षेत्र है, वो आपका समाज है। कुछ समय के लिए कार्य क्षेत्र मान सकते हैं, जैसे नौकरी वाले के लिए, हमारे लिए जब हम नौकरी करते हैं तो जिस विभाग में, जिस कार्यालय में, जिस संस्थान में हम जो है जाते हैं, वो हमारा कार्य क्षेत्र होता है। आपका कार्य क्षेत्र विद्यालय के तौर पर समझा जा सकता है। आप घर से निकलते हैं कार्य दिवसों में और विद्यालय में आते हैं। विद्यालय में आपके जो है दोस्त हैं, पीयर ग्रुप हैं, आपके सीनियर हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके शिक्षक हैं, है ना, आपके आपके प्रिंसिपल हैं, भोजन माताएं हैं, अभिभावक का आना जाना जो है विद्यालय में होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो विद्यालय भी एक पूरा 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 सिस्टम है विद्यालय का। वहां आपके अंदर क्या अपेक्षाएं हैं मूल्यों के, वहां आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, है ना, आप अपने साथियों से कितना मित्रता का व्यवहार रखते हैं, कितना सामंजस्य रखते हैं, कितना कम्युनिकेशन करते हैं, कोलैबोरेशन कितना अच्छा है आपका, एक दूसरे से मेल मिलाप आप कितना कर पाते हैं, ये सारे आपके नेतृत्व क्षमता कैसे डेवलप हो रही है। जैसे आपके जो है जो प्रार्थना सभा होती है, वहां आपकी भूमिका किस तरह से निश्चित होती है, कितनी बार आप मंचों पर आते हैं एज ए लीडर की तरह पे, आपका नंबर आता होगा, सदन के तौर पर आपका नंबर आता होगा, जब आप जो है फ्रंट में होते हैं, पूरे विद्यालय परिवार जो है सामने होता है, उस समय आप एक नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व मूल्य को जो है सीख रहे होते हैं अपने विद्यालय में। कक्षा कक्ष में आप किस तरह से जाते हैं, क्या तौर तरीका है आपका जाने का, जब शिक्षक आते हैं तो सम्मान के लिए आप क्या तौर तरीका अपनाते हैं, कक्षा कक्ष में जो गतिविधियां चलते हैं उसमें उसमें आपकी प्रतिभागिता कैसी है, कितनी संतुलित है, कितनी ईमानदार है, ये सारे आपके कार्य क्षेत्र के मूल्य जो है निश्चित होते हैं इससे। और फिर जब हम एक बड़े समूह का हिस्सा बनते हैं, यानी कि समाज का, आप जिस समाज में रह रहे हैं, समाज थोड़ा सा एक बड़ी इकाई हो गई, है ना, जहां आपका घर है वहां और भी बहुत से घर हैं, है ना, आप किसी कॉलोनी में अगर निवास कर रहे हैं तो वहां 100-200 और जो है घर हैं जिनको एक 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 कॉलोनी, या आप अगर किसी गांव में निवास कर रहे हैं तो गांव भी एक बड़ा गांव है जहां 50-100 घर हैं, तमाम तरह के लोग हैं, वहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, वहाँ छोटे बच्चे हैं, वहाँ आपके आपके समकक्ष बच्चे हैं, वहाँ के रीति रिवाज अलग हैं, वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग प्रकार से होते हैं, वहाँ आपके मूल्य जो है अलग तरह से निश्चित होते हैं। वहाँ न्याय है, वहाँ समता है ना, वहाँ एक दूसरे का सम्मान है, एक दूसरे की गरिमा और प्रतिष्ठा है, वहाँ खुशियां हैं, वहाँ किसी के गम में शामिल होना है। तो किसी पर कोई समस्या आ गई, किसी पर कोई परेशानी है, तो हम किस तरह से वहां पर एक व्यक्ति के तौर पर खड़े हैं, वो एक मूल्य अलग है। किसी किसी घर में खुशी है, किसी के परिवार में अगर कोई अच्छा खुशी का समय चल रहा है, वहां पर हम जो है किस तरह से खुशी में उसका साथ निभा रहे हैं, वो एक अलग मूल्य है। कहीं पे कोई अन्याय हो रहा है, कोई गलत चीज हो रही है अगर आपके समाज में, आप कैसे जो है उसका विरोध करते हैं, उस अन्याय का कैसे खड़े होते हैं, क्या तरीके से आप अपनी आवाज उठाते हैं, कैसे उसका विरोध करते हैं, ये एक अलग मूल्य है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। उस समाज में रहने वाले जो तमाम आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके प्रति आपका कैसा बर्ताव है, क्या समता का बर्ताव है, आप उनको समान नजरों से देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, आपके मन में कोई भेदभाव या इस प्रकार का कोई विकार तो नहीं है। तो समता भी एक बहुत बड़ा जो है सामाजिक तौर पर जब हम बात करते हैं तो समता और न्याय,
ये जो है दो बहुत महत्वपूर्ण मूल्य जो है हमारे जीवन में आते हैं। एक स्टूडेंट के तौर पर जो आप अध्यापन कर रहे हैं, आप जब किताबें पढ़ते हैं, आप पुस्तकें पढ़ते हैं, उनमें ये सारी चीजें जो है पढ़ने पढ़ाने के दरमियान जो है बातें आती हैं कि कहानियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, विभिन्न संदर्भों से, सामाजिक विषय जब आप पढ़ते हैं समाज के बारे में, वहां ये सारी तौर तरीके, वहां ये सारे मूल्य जो है समझाए जाते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर यह देखने को मिलता है कि वो हमारे व्यवहार में अक्सर उतना जो है परिणित नहीं हो पाता या सामने दिखाई नहीं देता वो सीखा हुआ। तो जो कथनी और करनी का अंतर है वो दृष्टिव्य नहीं होना चाहिए। अगर कथनी और करनी में अंतर है, हम सीख कर कुछ आए विद्यालय में मूल्य के तौर पर, और जब हम समाज में रह रहे हैं तो हम जो है बिल्कुल उसका उल्टा व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे मूल्य का कोई मकसद नहीं होता। मैं एक छोटा सा किस्सा आप लोगों से शेयर करता हूं, और देखिए उसमें मूल्य किस तरह से या विरोधाभास किस तरह से काम करता है मूल्यों को लेके। तो विगत 8-10 साल पहले की बात है। हमारी कॉलोनी में जहां मैं रहता हूं देहरादून में, तो एक स्ट्रीट लाइट मोहल्ले में जो है खुली मुझे दिखाई देती थी। तो रात को तो खैर वो स्ट्रीट लाइट इसीलिए बनी हुई है कि अंधेरे में जो है आपको रोशनी दें, और एक सुरक्षा का भी भाव रहे, रास्ता जो है दिखाई दे। इसके लिए सरकार ने ये व्यवस्था की है कि सभी जगह जो है रोशनी देने की कोशिश की जाती है। शहरों में तमाम जगह जो है स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, सड़कों में और मोहल्लों में। लेकिन देखने में क्या आता है कि वो सुबह हो गई और स्ट्रीट लाइट खुली है। तो रात को तो अक्सर लोग जो है इसके लिए तो तैयार रहते हैं कि रात को जो है स्ट्रीट लाइट खोल दी जाए ताकि रोशन हो जाए। लेकिन सुबह ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो सुबह होते ही जो है बिजली को बंद कर देगा उस स्ट्रीट लाइट को। अक्सर मैं देखता हूं कि स्ट्रीट लाइट खुली रहती है। तो उस घर में भी वो जो सड़क थी उसके पास जो घर था उसकी स्ट्रीट लाइट खुली थी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, तो वो मुझे चुभने लगा। मैंने अक्सर आते जाते जो है उस घर के जो हमारे साथी थे, जो पड़ोसी थे, उनसे कहा कि भाई क्या बात होगी, मतलब ये लाइट बंद क्यों नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि साहब इसका स्विच खराब हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कि स्विच वाले को बुला दिया जाना चाहिए और ये स्विच ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे अगर कोई लाइट चल रही है तो ये उचित नहीं है। तो बहरहाल वो इतना बिजी रहे कि हाँ हूँ किया, और फिर उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे अक्सर वो चीज चुभती रहती थी। मैंने अपने ओर से प्रयास भी किया, कुछ लोगों से बात भी की कि इसको कैसे बंद किया जा सकता है, लेकिन वो लाइट बंद नहीं हुई। ये लगभग 2 माह का समय हो गया। तो वहां उस घर में जो पढ़ने वाले बच्चे थे, आपकी उम्र के 2 बच्चे थे उनके, एक दिन मैंने उनको अपने पास बुलाया कि बच्चों जरा इधर आओ, और उनको पोल लाइट जो है खुली थी उसको दिखाते हुए कहा कि ये पोल लाइट देखो खुली है, क्या ये तुम्हें ठीक लगता है। तो बच्चों ने कहा नहीं, ठीक तो नहीं लगता। मैंने कहा विद्यालय में आपको क्या पढ़ाया जाता है जब आप ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं, या ये पढ़ाया जाता है कि जब भी आप किसी कमरे को छोड़ें तो वहां की लाइट बंद कर दें, वहां के पंखे जो है बंद कर दें। हाँ बिल्कुल बोले सर, हमको पढ़ाया जाता है ये। तो फिर मैंने कहा ये लाइट देखो बेटो 1-2 महीने से खुला है और ये कैसे बंद होगी, फिर ये तो हमने पढ़ा कुछ और है और हम जो है जीवन में उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल इतना कह के मैं चला गया। लेकिन जब शाम को मैं लौटता हूं अपने घर की ओर तो मैं देखता हूं कि वो लाइट उस दिन बंद मुझे मिली। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चों से की गई जो बात थी, वो जो एक मूल्य था कि हमें ऊर्जा को संरक्षित करना है, प्रकृति के प्रति जो प्रकृति के संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनके संरक्षण की बात है। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि ऊर्जा जो है अपने रूप बदलती है, उसका क्षरण नहीं होता, लेकिन वो
निश्चित है ऊर्जा जो है घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती। जितनी प्रकृति में ऊर्जा है वो भिन्न भिन्न स्वरूप अगर बदल देती है, लेकिन उसका संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। तो मुझे खुशी हुई कि उन बच्चों ने शायद अपने अभिभावकों से बात की होगी कि ये जो बिजली खुली है, ऐसा तो हमें नहीं बताया जाता विद्यालय में। विद्यालय में जब हम ऊर्जा पाठ पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा जाता है कि हम ऊर्जा का संरक्षण करें, ऊर्जा का बचाव करें। तो उन्होंने अभिभावकों से बात की और अभिभावक जो है बच्चों की बात नहीं टाल सकते थे। मेरी बात तो वो अक्सर टालते चले गए, उनको इतना समय नहीं मिला या जो भी कारण रहा हो। लेकिन जैसे ही मैंने बच्चों से बात की, बच्चों को वो मूल्य याद आया और उन्होंने जो है उसका पालन किया, तो मुझे खुशी हुई। तो ये मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि विद्यालय में शिक्षा के दौरान हम जो मूल्य ग्रहण करते हैं उनका हम अपने वास्तविक जीवन में उपयोग करें, तभी उस मूल्य का महत्व है। आप कहीं पर कोई नल टपक रहा है, लगातार उससे पानी गिर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम जो है उसको उस पानी को पहले बंद करें। बंद ना हो तो कोई ना कोई उसका ऐसा समाधान ढूंढने की कोशिश करें ताकि वो पानी जो वेस्ट हो रहा है, बच्चों हम जानते हैं कि पानी जो है आने वाले समय के लिए जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, स्वच्छ पानी की निरंतर कमी हमारे आसपास होती जा रही है। तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम जो है स्वच्छ पानी का क्या करें, संरक्षण कर लें। अक्सर आप राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के अनेक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के तमाम आप खबरें देखते होंगे, आप टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से आप तक ये खबरें पहुंचती होंगी कि गर्मियों के समय में कई कई स्थानों पर तो पूरा दिन जो है स्वच्छ पानी के लिए भटकते हुए गुजर जाता है उन लोगों का, और उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो पानी कितना स्वच्छ है जीवन के लिए। अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि इंदौर में जो है कितनी बड़ी घटना हुई खराब पानी पीने से, कितने लोग जो है अफेक्टेड हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई। तो स्वच्छ पानी हमारे जीवन का अधिकार है प्रत्येक के बच्चे का, और जो जीवन के अधिकार होते हैं वो भी जीवन के मूल्य हैं। तो अगर कहीं पर पानी खराब हो रहा है, कोई वेस्टेज हो रहा है, कुछ लोग जो है गाड़ियां धो रहे हैं स्वच्छ पानी से, उन्होंने पाइप चलाया हुआ है, तो लगातार वहां पर हम बड़े सलीके से, बड़े बड़े सम्मान के साथ जो है हल्का सा जो है उनका ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं कि अंकल जी या आंटी जी, है ना। मैं घरों में देखता हूं कि पानी से जो है धोया जा रहा है, पूरा घर धोया जा रहा है, पूरी सड़कें जो है धोई जा रही हैं साफ पानी से। पानी वेस्ट हो रहा है, ये नहीं सोचा जा रहा है कि कुछ इलाकों में एक बाल्टी पानी के लिए कितने संघर्ष किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। तो वहां पे हम लड़ने झगड़ने की उम्र भी नहीं है। आप छोटे हैं, आपको बड़ों का सम्मान भी करना है, वो भी एक बहुत बड़ा मूल्य है। एक सम्मानित तरीके से आप अपने बात को निडर होके कैसे कह सकते हैं कि भाई आंटी, अंकल जी देखिए ये जो पानी आप गिरा रहे हैं, हमें तो ये पढ़ाया जाता है विद्यालय में कि पानी को जो है बचाया जाना चाहिए, पानी को जो है जितना संरक्षित किया जाए साफ पानी को उतना जो है जरूरी है आज के लिए। बस आप अगर इतना कह देंगे एक बच्चे, तो कोई बहुत ही, मुझे लगता है 100 में से 90% आदमी जो है आपकी बात को बिल्कुल गौर से सुनेगा और वो आपकी प्रशंसा भी करेगा आपके जाने के बाद कि ये बच्चा, इसने कितनी मूल्यवान बात की। अगर वो खुद भी वास्तव में मूल्यवान व्यक्ति है, अगर वो एक सच्चा नागरिक है, तो वो आपकी प्रशंसा करेगा कि देखिए बच्चे कितने जागरूक हैं आज के, कि उन्होंने जो है कितनी मूल्यवान चीज जो है बात की कि हमें जो है बहुत कम से कम स्वच्छ पानी जो है इस्तेमाल करना चाहिए ताकि औरों को भी पानी जो है स्वच्छ पानी मिलता रहे। तो ये बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं बच्चों, जिसके माध्यम से हम जो है सीखे गए मूल्यों को, जो हम मूल्यवान शिक्षा हम जिसको कहते हैं, मूल्य परक शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, आप सोचते होंगे। ये जैसे अभी उषा जी कह रही थी कि तमाम जो शिक्षा नीतियां आई हैं उनमें उनका फोकस ये रहा है कि हम केवल कक्षा कक्ष में किताबें पढ़ाने तक हमारी शिक्षा
पूर्ण नहीं हो जाती, बल्कि जो पूरी एक पाठ्यचर्या है, जो शिक्षा के तमाम उद्देश्य हैं जीवन को बेहतर करने के, एक बेहतर इंसान बनाने के। शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि वो हमको एक बेहतर इंसान बनाए। बेहतर इंसान कौन होगा? जो जीवन में, व्यवहारिक जीवन में अपने साथियों के साथ, अपने सह नागरिकों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के न्याय संगत और समता मूलक समाज के निर्माण के लिए कदम से कदम बढ़ा के चल सके। तो आप भी तो एक नागरिक हैं। आप ये मत सोचिए कि हम अभी बच्चे हैं साहब, हम कल नागरिक होंगे। 18 साल पूरे होते ही ये माना जाता है कि आप मतदान के अधिकारी हो जाते हैं, यानी कि आप राजनीतिक न्याय के तौर पर आपका एक वोट, और किसी भी अन्य व्यक्ति का, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो कोई करोड़पति व्यक्ति है, कितना भी बड़ा व्यक्ति है, उसका भी एक वोट, यानी कि आप समकक्ष खड़े हो गए नागरिक के तौर पर। तो वयस्क उम्र प्राप्त करते ही 18 साल के बाद आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में आ जाते हैं। तो मूल्य, जो विद्यालय में सीखे गए मूल्य हैं, उनका व्यवहार में आप कैसे उनका उपयोग कर रहे हैं, वो आपके व्यवहार में कैसे परिलक्षित हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, मूल्य दिखाई नहीं देते बच्चों। मूल्य एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, कॉन्क्रीट चीज नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि साहब ये मूल्य है, देखिए इसका आकार प्रकार ये है। मूल्य तो अमूर्त चीज है, वो तो आपके अंदर है। ईमानदारी जो है, ईमानदार हैं आप, तो ये कहने भर से नहीं होगा कि आप ईमानदार हैं। वो ईमानदारी आपके व्यवहार में क्या होनी चाहिए? परिलक्षित होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। आपका व्यवहार जो है, ईमानदार व्यवहार जो है, परिलक्षित होना चाहिए। आपने माना कहीं पर गलती से कोई चीटिंग आपसे हो गई, विद्यालय में क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपने कोई परीक्षा के समय में, है ना, जो परीक्षा के नियम है कि भाई आप अपना काम करेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, या कोई ऐसा इलीगल तौर तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। माना गलती से या किसी बहुत बड़े तनाव में आपने कोई ऐसा तौर तरीका हल्का सा ऐसा अपना लिया जो आपको लगे कि ये गलत है। अब आपने कर तो दिया, लेकिन मूल्य ये कहता है कि आप अपनी गलती को क्या करें, स्वीकार करने की निडरता, स्वीकार करने का साहस आपके अंदर होना चाहिए। गांधी जी के बारे में आपने कई बार सुना होगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना। गांधी जी ने एक किताब लिखी, सत्य के मेरे प्रयोग, और उसमें उन्होंने अपनी सारी कमियां जो है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखी हैं कि मैं बचपन में किस तरह से काम करता था, कैसी मुझे गंदी आदतें थी, है ना। आपने पढ़ा होगा, और पढ़नी चाहिए, हर नागरिक को पढ़नी चाहिए। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है, गांधी जी की छोटी सी किताब है, और उसमें वो लिखते हैं कि भाई कैसे, देखिए कितने महान थे गांधी जी कि वो सत्यता को भी कसौटी पर कसते थे, और उनको ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं था, कोई झिझक नहीं थी, बल्कि साहस के साथ उन्होंने हमेशा सत्यता को स्वीकार किया। बचपन में धूम्रपान की भी आदत थी, ये आपने पढ़ा होगा या सुना होगा किसी से। मीठा बहुत खाते थे। वो एक संदर्भ दिया जाता है कि कोई महिला जब उनके पास गई अपने बच्चे को लेके कि बापू ये जो है बच्चा जो है बहुत गुड़ खाता है, मीठे होते हैं, इसके दांत खराब हो जाएंगे। तो बापू ने कहा कि भाई आप जो है इसको कुछ समय के बाद मेरे पास लेके आए, अभी मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है ना। 2 हफ्ते 1 महीने का जो भी समय उन्होंने दिया, और चले गए। तो जब वो भेज दिया तो बापू के कोई अनुयायी थे, उन्होंने पूछा कि बापूजी आपने उनको क्यों नहीं बताया कि भाई ये खराब चीज है ना, बच्चे को ये नहीं करना चाहिए, मीठा बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे दांत खराब हो सकते हैं, ज्यादा मीठा जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो उन्होंने सच्चाई स्वीकार की कि खुद मुझे जो है मीठे खाने का बहुत शौक है, मुझे मीठा खुद बहुत पसंद है, और मैं
जो कमी खुद मेरे अंदर है मैं दूसरे को कैसे पाठ पढ़ा सकता हूं? इसलिए मैंने उनसे कहा है कि पहले मैं खुद मीठा छोड़ूंगा। यानी कि जो 1 माह का समय या 15 दिन का समय जो भी उन्होंने समय दिया, वो समय उन्होंने पहले अपनी कमी को दूर करने के लिए मांगा उस महिला से। तो पहले उन्होंने खुद मीठा खाना छोड़ा। देखिए कितना बड़ा मूल्य है ये। अपनी कमी की स्वीकारोक्ति साहस के साथ करना बहुत बड़ा मूल्य है बच्चों। कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। आपके अंदर यदि कोई कमी है, आप उसे अपने सहपाठियों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, सबसे बड़ी बात है अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ निसंकोच बांटिए कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझसे ये गलती हो गई, मैं भविष्य में। ये उससे भी बड़ा साहस है। कोई गलती नहीं करता। देखिए कोई भी असफलता, कोई भी कमी आपको भविष्य के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन देती है। इसलिए अपनी कमी को, और कमी कमी होती है बच्चों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये दावा करे कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है या उससे कभी कोई गलती नहीं हुई। तो यदि कभी गलती से, यदि किसी त्रुटिवश, किसी भ्रमवश, जाने अनजाने यदि कभी कोई भूल हमसे हो जाती है, उसको अगर हम निडरता से, साहस के साथ उसको अगर स्वीकार करते हैं, तो इस उम्र में, मैं आपकी उम्र की बात कर रहा हूं, इस उम्र में ये सबसे बड़ा मूल्य है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है कि हम जो है उस कमी को क्या करें, स्वीकार करने की कोशिश करें। अगर आप उसको स्वीकार करते हैं, अपनी चीटिंग को जो है बताते हैं अपनी मैडम से, अपने सर से, तो आपका सम्मान भी बढ़ेगा उनकी नजरों में, और आपका सम्मान खुद अपनी नजरों में बढ़ेगा, आपकी वैल्यू खुद अपनी नजरों में बढ़ेगी। तो मूल्य के संबंध में ये मोटी मोटी चीजें हैं। संवैधानिक मूल्य क्या है? देखिए, आपके स्तर पर आपने संविधान के बारे में जाना होगा कि, है ना, अभी 26 जनवरी को हमने जो है गणतंत्र दिवस मनाया, और वो इसीलिए मनाया जाता है, उसका महत्व इसीलिए है कि एक लोकतंत्र की एक नियमावली, एक आचार संहिता उस दिन जो है 26 जनवरी 1950 को क्या हुई थी, लागू हुई थी। क्या थी आचार संहिता? जिससे पूरा देश चलेगा। देश का क्या नियम होगा? पूरे देश के लोगों को एक साथ चलाने के लिए जो नियमावली है, जो तौर तरीके हैं, जो मूल्य हैं, वो जो है संवैधानिक मूल्य कहलाते हैं, जिनमें न्याय है, जिसमें समता है, जिसमें अवसर है, जिसमें स्वतंत्रता है ना। जब आप कहते हैं विचार की स्वतंत्रता, आपने संविधान की उद्देशिका पढ़ी होगी, या तो अपनी किताबों में पढ़ी होगी, या अपनी प्रार्थना सभा में कभी आपको जो है आपके सर ने, मैडम ने अवश्य ये पढ़ के सुनाई होगी, और नहीं है तो आपको निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। हमारे संविधान की उद्देशिका, जो मतलब पूरे संविधान का निचोड़ है। आप जिस कक्षा में हैं, जिस 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 युवा अवस्था में आप हैं, जो आपकी कक्षा है, इस समय यदि आप केवल संविधान की उद्देशिका, उसका प्रियम्बल या उसकी प्रस्तावना को पढ़ लें और थोड़ा बहुत उस पर मनन कर लें, तो आप पूरे संविधान को समझ लेंगे। बस आपको ज्यादा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो तो जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो धीरे धीरे आप संवैधानिक जो चीजें हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप उसकी प्रस्तावना समझें। क्या है संविधान की प्रस्तावना? कोई बच्चा बताएगा, हाथ खड़ी करेगा, उसे याद है संविधान की प्रस्तावना? किसी बच्चे को? जीजीएसी पाए एंड जीआईसी पलवारी। जीजीएसी पाए बोलिए आप। वो संविधान की प्रस्तावना के विषय में उसको जानकारी है, क्या चीज है ये? पूरा याद ना हो कोई बात नहीं। जी बच्चा। हाँ बेटे बोलो। शाबाश, गुड आफ्टरनून बेटा। जी, अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम चांदनी है। जी करती बताओ। बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो। भारत मेरा देश। हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की धर्म की उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बच्चे ताली बजाएं इनकी इस बालिका के लिए। देखिए ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए। थैंक यू सर। तो इस बालिका ने देखिए संविधान की प्रस्तावना पढ़ के सुनाई, है ना। क्या हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, देखिए हम भारत के लोग कौन हैं? उसमें आप भी शामिल हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। यानी कि भारतवर्ष में रहने वाले। अब भारतवर्ष में कौन सा क्षेत्र भारतवर्ष कहलाता है? विष्णु पुराण में एक श्लोक है, उस श्लोक का मैं आपको अर्थ बताता हूं। उसमें कहा गया है उत्तर यत् समुद्रस्य, यानी कि जो सागर है उसके उत्तर में स्थित, उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्वम तम भारतम नामम भारती यत्र संतति। ये विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है जो भारतीय होने को बहुत स्पष्ट करता है। क्या है? ऐसा क्षेत्र जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और ग्रेट जो हिमालय है हमारा उसके दक्षिण में स्थित है। वर्वम तम भारतम नामम, उसका नाम भारत है, और उसमें रहने वाली जो संतति है, जो लोग हैं, वो क्या हैं? भारतीय हैं। तो उस भूभाग में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। हम भारत के लोग। तो समता की बात है, अवसर की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, अवसर और प्रतिष्ठा पे समान अवसर देने की बात की गई है, गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। ये सारे संवैधानिक मूल्य हैं, इनका पालन करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। तो एक लोकतंत्र जो हमारा देश है, जिसको हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसको कहते हैं जिम्मेदार नागरिक। मूल्य पे हमने बहुत बड़ी बात की। अब जो इसका अगला हिस्सा है वो क्या है? जिम्मेदार नागरिकता। यानी कि हम जिम्मेदार नागरिक कब बनेंगे? जब हम वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों को अपने जीवन में उतारेंगे। जितने अभी मैंने मूल्यों पे बात की वो सब भी जो है किससे संबंधित है? एक जागरूक नागरिकता से संबंधित है। ऐसे समस्त मूल्य मिलकर हमें एक जागरूक नागरिक बनाते हैं, और उनमें भी सबसे प्रमुख क्या हो जाते हैं? लोकतांत्रिक मूल्य, संवैधानिक मूल्य, जिन पर अभी हम लोग बात कर रहे थे। जो संविधान हमें प्रदत्त मूल्य देता है, और उसमें फिर वो कर्तव्य भी बताता है, जिनको हम संवैधानिक कर्तव्य कहते हैं, और वो जो है अधिकार भी बताता है, हमारे अधिकार क्या क्या हैं, संवैधानिक अधिकार, और वो हमारे संवैधानिक कर्तव्य क्या क्या हैं। तो इन सारी चीजों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हम एक जिम्मेदार नागरिक जो है स्वयं ही अपने एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपना काम करने लगेंगे। तो अब मोटे तौर पर आप समझिए, मूल्य और जागरूक नागरिकता कोई अलग अलग चीज नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
यदि हम जीवन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हम एक जिम्मेदार नागरिक अपने आप ही हो जाएंगे। अब एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपसे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं? आप लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का पालन करें, आप नियमों का और कानून का पालन करें, आप मतदान का उपयोग करें। अब जब आप मतदाता बन जाएंगे, अभी 2-3 साल का समय है आपका मतदाता होने में। मतदाता होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा मूल्य है अपने मतदान का प्रयोग करना। आपके एक मतदान से लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारे देश में चलती है, आप सरकार को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो हमारे मतदान का इतना महत्व है, तो हम जो है मतदान करें और जो टैक्सेस हैं, जो कर हैं, जो निर्धारित कर हैं, जो देश चलता है जिस टैक्स से हमारे, उसको हम समय समय पर नियमित तौर पर जो है टैक्स की अदायगी करते रहें एक नागरिक के तौर पर। तब हम कह सकते हैं कि हम क्या हैं, एक जागरूक नागरिक हैं। क्योंकि देखिए बच्चों, हम पैदा होते ही क्या हो जाते हैं, सामाजिक हो जाते हैं। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम परिवार के सदस्य हैं। हम न तो अकेले जी सकते हैं और न अकेले हमारा विकास हो सकता है। तो जब हम पैदा होते ही सामाजिक हो जाते हैं तो उस समाज से जुड़े हुए जो नियम हैं, उस समाज के जो रीति रिवाज हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, मूल्य अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ मूल्य सार्वजनिक होते हैं, कुछ मूल्य जो है सार्वभौमिक होते हैं, जिन्हें हम यूनिवर्सल वैल्यूज कहते हैं। जैसे ईमानदारी, कोई ये नहीं कहेगा, कोई भी समाज ये नहीं कहेगा, चाहे पूरे विश्व में किसी भी समाज को, कि ईमानदारी जो है गलत चीज है। सच्चाई, सच कहना, ये भी जो है, दूसरे पर दया करना, दूसरे का साथ देना, ये सारी चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। तो ये तो वो वैल्यूज हैं जो हमेशा रहेंगी और सबको जो है, सबको उनका पालन करना है। लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसे हो सकता है अभी आपकी जो वैल्यू हैं, कुछ चीजों पे जो आपका विश्वास है आज की डेट पे, जब आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे, जब आप चीजों को दूसरे नजरिए से, दूसरे दृष्टिकोण से समझने लगेंगे, तो हो सकता है तब आपका जो है वैल्यू जो है दूसरी तरह से बदल जाए। या किसी परिस्थिति विशेष में आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, आप कौन सा निर्णय लेते हैं उस समय, उस वक्त पर, फिल वक्त आपकी वो वैल्यू जो है ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वैल्यूज जो है बदलती भी हैं, ऐसा नहीं है, समय के साथ वैल्यू बदलती हैं, परिस्थिति के साथ जो है वैल्यूज बदलती हैं। लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो नहीं बदलती। वैल्यू से संबंधित ही आपने एक शब्द सुना होगा, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको हम कहते हैं 21st सेंचुरी स्किल। सुना है क्या? हाथ उठा के बताएंगे। 21वीं सदी के कौशल, ये नाम सुना है आपने? कौशल विकास तो आप कक्षा 9 से जो है शुरू भी है शायद, कौशलता से संबंधित है ना। 21st सेंचुरी स्किल, ये क्या स्किल है? ये भी वैल्यूज हैं एक तरह से। ऐसे आदर्श, ऐसी योजनाएं, ऐसी मान्यताएं जो हमें 21वीं सदी में एक सफल नागरिक के तौर पर जीने में मदद करें, जीवन जीने के तरीके को हमारे आसान बना सकें, उसको हम 21st सेंचुरी स्किल्स कहते हैं। जैसे तकनीकी का ज्ञान है। यदि 21वीं सदी में किसी बच्चे को, किसी नागरिक को अगर डिजिटल नॉलेज नहीं है, आपको यदि तकनीकी ज्ञान नहीं है, तो आप एक बहुत बड़ा कौशल या बहुत बड़ी वैल्यू जो है मिस कर रहे हैं। आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे बिना डिजिटल उसके। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है कौशल या वैल्यू समझ लीजिए आप, वो तकनीकी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हम अभी से अध्ययन अध्यापन में समय का सदुपयोग करते हुए आपके विद्यालयों में जो भी उपकरण हैं, डिजिटलाइजेशन, जो आपके कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, जो AI जो है लेटेस्ट जो
जो तौर तरीके हैं, लेटेस्ट जो ऐप आ रहे हैं हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, उनका इस्तेमाल सही तौर तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ये जो है एक बहुत बड़ी स्किल है, 21st सेंचुरी स्किल। तो अब जो है अनेक वैल्यूज को जो है स्किल कहा जाने लगा है। तो हम जो है 21st सेंचुरी स्किल्स को, कम्युनिकेशन है, आपकी संवाद अदायगी कितनी अच्छी है, वो भी एक बहुत बड़ी स्किल है, वो भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। आप अगर बहुत स्पष्ट तौर से अपनी बात को रख सकते हैं, चाहे अपने साथियों के साथ, चाहे अपने माता पिता के साथ, चाहे अपने समाज के साथ, चाहे अपने शिक्षकों के साथ, वो आपकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, वो आपकी एक बहुत बड़ी स्किल है, जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। कोलैबोरेशन, दूसरा सी जो है कोलैबोरेशन है। आप कैसे कोलैबोरेट करते हैं आपस में, आपकी सामूहिकता किस ढंग से काम करती है। आप अपने पीयर ग्रुप के साथ, पीयर ग्रुप जानते हैं आप, जो अपने साथी, अपने क्लासमेट्स हैं, अपने अपने हम उम्र जो बच्चे हैं आपके, उनके साथ आपका व्यवहार, आपके तौर तरीके, आपकी समझ जो है कैसा सामंजस्य उस ग्रुप के साथ है, कैसे आप रहते हैं उसके साथ, आप समूह में जीने की आपकी कैसी कला है, आप दूसरे को कितना सम्मान देते हैं, दूसरे के विचार को कैसे सुनते हैं, ये सारी चीजें जो है कोलैबोरेशन के अंतर्गत आती हैं। तीसरी सी आता है क्रिएटिविटी। आपके अंदर कितनी पॉजिटिवनेस है, आप किसी चीज को कितनी रचनात्मक तरीके से, कितना क्रिएटिव सोचते हैं आप किसी चीज को लेके, जिसके अंतर्गत तार्किक सोच आ जाती है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिकता आ जाती है। तो आप किसी चीज को सोचने का, किसी चीज समस्या के निदान का आपका तरीका कितना अलग है, कितना बेहतर है, वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ये हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये हमेशा हमारे विकास के लिए होती है। तो आप उसको कैसे लेते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तीसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे मैंने अभी कहा था कि अपनी गलतियों पर विचार करना, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। आपने कुछ कार्य किया आज, कल आपने विचार किया कि मैंने कल क्या क्या किया था, उसमें बेहतर क्या था, अच्छा क्या था, और उसमें थोड़ा सा कमियां कहाँ रह गई थी। इसको हम जो है क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। कैसे हम आलोचनात्मक तरीके से सोचते हैं अपने निर्णयों को, अपनी बात को, अपनी वैल्यूज को। तो ये जो है 21st सेंचुरी स्किल्स की तरह काम करते हैं। सौंदर्य बोध कितना है आपके अंदर, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप कितने जागरूक हैं। बहुत बड़ा विषय है पर्यावरण सुरक्षा। जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा, और उत्तराखंड जैसा राज्य जो है, जो कि आपदा से ग्रस्त राज्य है आज की डेट में, पर्यावरण सारा खराब हो चुका है, जंगल जो है कम हो चुके हैं, नदियों में जब पानी आता है तो वो जो है आपदा का रूप ले लेता है। ऐसे समय पर पर्यावरण को कैसे संरक्षित करना है, आपदाओं से कैसे निपटना है, ये बहुत बड़ा स्किल है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है कि हम इसके प्रति जो है अपने आप को जागरूक रखें। तो इसके प्रति जो है आपकी समझ कितनी है। आप अगर कहीं पे पेड़ कट रहे हैं, गलत तरीके से जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहां पर आप कितनी अपनी आवाज को रख पाते हैं। स्वच्छता एक आज की डेट में आपके लिए, आपकी उम्र के लिए स्वच्छता एक बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है। स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता, कूड़े करकट का निस्तारण, कहां डाला जा रहा है कूड़ा। ये तो नहीं है कि आपके बगल में ही जो प्लॉट खाली है वहीं सारा कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, वहीं सारा पॉलीथीन जो है गबन किया जा रहा है। आप पॉलीथीन के नुकसान को जानते हैं, पढ़ते भी हैं, आप उसका कितना बहिष्कार कर पाते हैं, आप उसके कितने विकल्प जो है आपने ढूंढे हैं पॉलीथीन के अतिरिक्त। आप जब बाजार जाते हैं तो क्या अपने साथ आप कपड़े का थैला या कोई ऐसा कंटेनर ले जाते हैं कि आपको जो है दुकानदार को मना करना पड़े कि नहीं, मुझे जो है पॉलीथीन की जरूरत नहीं है, मैं अपने साथ जो है थैला लेके आया हूं या आई हूं। तो ऐसे छोटे छोटे आपके जो कदम हैं वो आपको एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आने वाले समय के लिए जो है तैयार करेंगे बच्चों। वैज्ञानिक जागरूकता एक बहुत बड़ा मूल्य है आपके लिए, खास करके आपकी उम्र की यदि मैं बात करूं।
बड़े बुजुर्गों के का सम्मान जो है आपकी उम्र के लिए एक बहुत बड़े मूल्य की तरह है ना। मैं 4 पंक्तियों से यदि आपसे बात करूं इसको, तो आज के समय में जो कमियां हैं, और देखिए सोशल मीडिया के समय में और नए समय में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जो किसी न किसी चीज को मनाने के लिए निर्धारित न किया गया हो। तो विश्व मूल्य दिवस भी निर्धारित है, पता है आपको? आप ढूंढिएगा अपने उस पे 21 अक्टूबर को जो है विश्व मूल्य दिवस निर्धारित किया गया है, जिसमें मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना जो है, इसका मतलब मूल्य कम हो रहे हैं। क्योंकि अगर कोई डेट निर्धारित किया जाता है, कोई तिथि निर्धारित की जाती है, कोई दिवस मनाने की यदि बात की जाती है, तो आप ये समझ लीजिए कि उस दिवस को मनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उसमें कोई ना कोई कमी देखी जा रही है, यानी कि मूल्य कम हो रहे हैं। मूल्यों के ह्रास को कम करने के लिए, मूल्यों के प्रति बच्चों को, नागरिकों को जागरूक करने के लिए विश्व मूल्य दिवस जो है मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। तो हमें भी जो है उसको याद करना चाहिए और उस दिन जो है अपने मूल्यों के प्रति जो है सचेत रहना चाहिए। तो ये जो है मोटे तौर पर, अगर हम में मूल्य हैं, हम जिस उम्र में हैं, जो युवा हैं, आप जैसे इस समय बिल्कुल युवा अवस्था में हैं, युवा अवस्था में आप जो है सीखने सिखाने की स्टेज में हैं। एक युवा होते हुए आप आपके शारीरिक परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है, आप जो है स्वतंत्र रहना चाहते हैं इस उम्र में, है ना। आपकी अपनी एक अलग उड़ान होती है, अलग सपने होते हैं, उसी अनुसार आपकी वैल्यूज जो है निर्धारित होती हैं। तो आप उसी तरह से अपनी वैल्यू निर्धारित करें। पढ़ना लिखना, मेहनत करना, ईमानदारी से अपना काम करना, है ना। सुबह उठना, अभी इससे पूर्व जो सेशन चल रहा था उसमें आप या मैडम जो बात कर रही थी कि हम जो है सुबह उठते ही, तो सुबह समय पर हम कितना उठते हैं। समय पर उठने का मतलब यह है कि हमारे पास अधिक समय होता है, एक साफ समय होता है, स्वच्छ समय होता है। सुबह जो है हमारे स्वास्थ्य को वो करता है। तो हम अपने स्वास्थ्य का कितना ख्याल रखते हैं, अपना हेल्थ एंड हाइजीन का कितना ख्याल रखते हैं। हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका दिमाग स्वस्थ है। तो ये बहुत छोटी छोटी ये सारी चीजें मिलके ये वैल्यूज निर्मित करते हैं। यही वैल्यूज आगे चल के जो है हमारे विचारों को, हमारे चरित्र को जो है निर्मित करती हैं। और जब चरित्र गढ़ता है तो फिर हम एक जागरूक नागरिक के तौर पर, देश के जागरूक नागरिक के तौर पर, देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की एकता और अखंडता में जो है अपना योगदान देने के लिए एक बेहतर नागरिक जो है बनने की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये मोटे तौर पर मेरी ओर से चीजें थी। बहुत बड़ा विषय है, बहुत लंबी वार्ता हो जाएगी और आप बच्चों की सुनने की भी एक क्षमता है, मैं समझ रहा हूँ। हालांकि मैडम मुझसे आपकी प्रशंसा कर चुकी है और मैं भी आपकी प्रशंसा करता हूँ कि इतने दिनों से आप जो है लगातार विभिन्न विषयों पर विभिन्न विशेषज्ञों से उनकी बात सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और धीरज रखना भी एक बहुत बड़ा मूल्य है। तो मैं वो 4 पंक्तियां, कुछ पंक्तियां जो है कविता के माध्यम से आप सुनते सुनते बोर हो गए होंगे। तो देखिए, ये लिखा है, मैंने ही लिखा है, मेरी 4 पंक्तियां देखिए कि बड़े बुजुर्गों की सेवा बच्चों का पावन धर्म बने। बड़े बुजुर्गों की सेवा, जिसमें माँ बाप हैं, अपने बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं और समाज के अन्य जितने भी बुजुर्ग हैं, सबके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जब हम छोटे थे, जब हम अशक्त थे, हमें जो है बड़ा करने में, हमें सुरक्षित करने में उस समाज की बहुत बड़ी भूमिका है, बड़ों की। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि बड़े बुजुर्गों की सेवा बच्चों का पावन धर्म बने। उनकी बेहतर शिक्षा दीक्षा, यानी कि आपकी, उनकी बेहतर शिक्षा दीक्षा हम सभी बड़ों का कर्म बने। हमारी भी जिम्मेदारी है। देखिए, आपकी अगर हम जिम्मेदारी, आपका अगर कर्तव्य ये बता रहे हैं कि आप हमारी जो है क्या करें, हमारा सम्मान करें, हमारी सेवा करें, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपको एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए अच्छी शिक्षा जो है प्रदान करें। बड़े बुजुर्गों की सेवा बच्चों का पावन धर्म बने, उनकी बेहतर शिक्षा दीक्षा हम सभी बड़ों का कर्म बने। भूले बिसरे संस्कारों को
हम जिस दिन गले लगाएंगे, संस्कार माने मूल्य, इन मूल्यों जिनको हम भूल गए हैं समय के साथ, भूले बिसरे संस्कारों को हम जिस दिन गले लगाएंगे, लोकतंत्र की सच्ची खुशियां, संविधान की सच्ची खुशियां मिलकर तभी मनाएंगे। तो जो संवैधानिक मूल्यों की बात हो रही है, जो लोकतांत्रिक नागरिक की बात हो रही है, अभी उसमें वक्त है, अभी उसमें इन मूल्यों को, सब बच्चों को, सभी नागरिकों को इन मूल्यों को अपने अंदर अंतर्निहित करना है, इनका पालन करना है, तब जाके हम बेहतर नागरिक बन सकते हैं। और देखिए, अगर वैज्ञानिक सोच नहीं है आपके पास, आप जानते हैं न्यूटन ने क्या किया था, गति के नियम ढूंढे, उन्हीं नियमों के आधार पर आज तमाम हमारे भौतिकी के नियम चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। और उसने ये कैसे ढूंढा? क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन था, उसका अवलोकन था, उसका चीजों को देखने का एक अलग तरीका था सामान्य आदमी से। सेब गिरा तो सेब तो गिरता रहता है, सेब तो नीचे गिरेगा, ये तो आम आदमी की धारणा है। लेकिन न्यूटन ने उसको किस तरीके से देखा कि गिरे सेब को खाकर न्यूटन भीड़ में शामिल हो जाता तो गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को कौन हमें बतला पाता। तो अगर न्यूटन भी ये सोचता कि ठीक है, सेब गिर गया और उसको साफ करते हुए, पानी से धोते हुए उसको खा लेता, तो आज जो गुरुत्वाकर्षण के नियम बने हैं वो कौन बनाता। तो मेरी आपसे ये अपेक्षा है बच्चों कि वैज्ञानिक जागरूकता, तार्किकता एक बहुत बड़ा मूल्य है आप लोगों के लिए। किसी भी चीज पर यूं ही विश्वास मत किया कीजिए, तर्कों के आधार पर बातचीत करना, सवाल करना, ये आपके अंदर होना चाहिए। और सवाल ही वो चीज है जो आपको वैज्ञानिक भी बनाएंगे, जो आपको तार्किक बनाएंगे, जो आपको न्याय संगत बनाएंगे और जो समानता को लाने में समाज में आपकी मदद करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जितना मोटे तौर पर आपके स्तर को देखते हुए मैं बात रख सकता था, मैंने आपके बीच रखी। मुझे लगता है समय भी लगभग हम लोग अपने समय की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपके तौर मैडम को मैं कहता हूं कि जैसे भी आगे ये सत्र जो है चलेगा, तो मैं मैडम को आमंत्रित करता हूं, उषा जी को, कि वो आए और इस सत्र को जैसे आगे बढ़ाना है बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड, थैंक यू बेटा, आपका भी थैंक यू आदरणीय सर के साथ साथ आप लोगों का। और बहुत ही संवेदनशील विषय है। सर ने जो पूरे अपने वक्तव्य का अंत किया 2 लाइनों से, और मैं सर का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए 2 लाइन आपके सामने रख रही हूं, जो शायद अगर आप सोचेंगे, मैं पूछूंगी भी उसके बारे में। 2 लाइन है बेटा, ये आप सुनना। वृक्ष न पुने फल को खाए, सागर पिए न पुनानी। वृक्ष न पुने फल को खाए, सागर पिए न पुनानी। हम मानव भी सोचे विचारे, हो हम भी इनके अधीन। हौले हौले चलती पवन, देती है जीवन सभी को। आओ जरा सोचे विचारे, देते हैं हम भी क्या किसी को। तो ये चंद लाइनें थी बच्चों। और जब मैंने ये थैंक यू बेटा, आपको पसंद आई। पसंद आने के साथ साथ बेटा एक बहुत जिम्मेदारी इसमें धुन के साथ गई है। एक विचार था मेरे मन में कि हम सबसे सब कुछ लेते रहते हैं, हम प्रकृति से लेते हैं, अपने साथ के लोगों से लेते हैं, परिवार में अपने माता पिता भाई बहन से लेते हैं। जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो अपने अधिकारियों से, अपने साथ के अधिकर्मियों से बहुत कुछ ले रहे होते हैं सहयोग के रूप में, सपोर्ट के रूप में। बट कभी
हमें ये सोचना चाहिए कि मैंने किसी को क्या दिया है। और जब हम ये सोचना शुरू करते हैं कि मैंने अपने साथ वालों को या अपने समाज को, अपनी प्रकृति को, जिनका हम उपभोग करते हैं, उनको मैं क्या दे रही हूँ या मैं क्या दे पा रही हूँ, तो मेरे मन में ये भाव आता है कि प्रकृति इतनी निश्चलता के साथ में, वो गंगा जो पावन है और अपने जल से पूरे राज्य को, पूरे विश्व को जल अपने जल से हमें किस तरीके से संतुष्ट करता है, लेकिन हम उसके साथ क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मेरा जो मंशा थी या मेरा जो मतलब था वो ये था। और अगर हम मूल्यों की बात करते हैं, जिम्मेदारियों की बात करते हैं, तो दोनों आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों भी किसी से अलग नहीं है प्यारे बच्चों। जैसे अगर हमारा विद्यालय के शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं और जीवन में अपने पैरों पे खड़ा कैसे होना है ये सिखाते हैं, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि मैं अपने गुणीजन को या अपने गुरु को क्या दूं। सबसे बड़ा तोहफा है सम्मान, और वो हमें उन्हें देना चाहिए। इस पूरे जो वक्तव्य में सर का ज्ञान, जब सर डाइट में भी थे बच्चों, तो हमने सर को देख के बहुत सारी चीजें सीखी और हम लोगों ने ये कोशिश करी कि जो सर के गुण थे उनको भी हम अपने में उतारे और उनसे सीखे, चाहे उनका वो वक्तव्य हो गया, चाहे उनके बोलने की शैली हो गई, या उन्होंने अपनी चीजों को किस तरीके से पुरो के आपके सामने प्रस्तुत किया। इन सब चीजों को भी हमने इनडायरेक्ट रूप में सीखा, समझा। और सर का जो पूरा यहाँ पे सहयोग रहा शिक्षा विभाग में, या मैं पर्सनली अपने लिए भी कहूँ तो NEP 2020 से लेके पूर्व में भी जितनी हमारी शिक्षा नीतियां आई, उनमें भी सर का पूरा योगदान रहा। एक शिक्षाविद होने के नाते और एक संवेदनशील इंसान होने के नाते सर ने भी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। और बच्चों, आपको भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, बहुत पढ़ना है, सभी दोषों से मुक्त रहते हुए अपने आप को तैयार करना है। और मुझसे ये भी प्रॉमिस आप कीजिए कि हमें सर ने जिस तरीके से समझाया, चीजों को रटना या चीजों को जानना ही काफी नहीं होता है। अगर हमारी कथनी और करनी अलग है तो इसका मतलब हमारा ज्ञान भी अप्राप्त है। ज्ञान या संस्कार वो है जो हमें आप में या मुझ में दिखने लगे। तो एक बहुत ही अच्छी जानकारी सर ने यहाँ पे मूल्य और जिम्मेदारियों के विषय में दी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ सर का बहुत ही कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और हमेशा सर करते। बहुत थैंक यू बच्चों, आपकी ताली और आपका ये जो हाथ आपके उठे हुए हैं देख के मैं बता नहीं सकती कि पूरे 4 दिनों में आप लोगों का कितना सहयोग रहा। और बस मैं ये निवेदन और आपसे विनम्र करूंगी कि आप जहां भी रहे, आपका उदाहरण दिया जाए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका उदाहरण दिया जाए, शिक्षक आपका उदाहरण दूसरों को दे। अगर जब आप कार्य क्षेत्र में जाएंगी, आप बड़े बड़े पदों पे जाएंगी या अपने काम कर रही होंगी, नई शिक्षा नीति कौशल की बात करती है, तो कौशल के क्षेत्र में जब आप आपने अपने काम कर रही होंगी तो आप वहां पे भी एक कॉन्फिडेंट के साथ खड़ी होंगी और लोगों के लिए मिसाल होंगी। तो जहां महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लैंगिक समता की बात करते हैं, तो उसमें भी आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। तो इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं बेटा। धन्यवाद आपका, और आदरणीय सर का भी मैं यहाँ धन्यवाद करती हूँ पूरे परिवार की ओर से। और फिर हम मिलते हैं बेटा 1:35 पे। और मुझे पता है कि आप कितने जिम्मेदार हैं, समय से पहले आप आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप समय पे आइए, मुझे पता है कि आप आ जाएंगे। और फिर हम पुनः मिलते हैं एक छोटे से सेशन के बाद में, बातचीत होगी उसमें बेटा। तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक्स वेरी मच। थैंक यू।